Dear students, our today's topic is array. As we have studied data structure is of two types. One is linear data structure and non-linear data structure. In linear data structure, we have further arrays, stack, queues, and linked list. Whereas in non-linear data structures, we will study the trees and graphs. So in linear data structure, we are today starting with the arrays. Array is the collection of homogeneous data items under one name. देखिए, मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर को हमने दो तरीक़ों से क्लासीफाई किया था। डेटा को एक आपने डेटा कहा था, अगर आपको याद हो मैंने आपको लेक्चर में समझाया है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ सके। प्रिमिटिव में मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, जैसा इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग डेटा है, करैक्टर डेटा है, स्ट्रिंग डेटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आपके पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं, जैसा C++ में अगर आप देखें तो इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, करैक्टर एक्सेट्रा। तो ये जो डेटा टाइप्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव वो डेटा टाइप्स हैं जो कि आप प्रिमिटिव डेटा टाइप से क्रिएट करते हैं। उनकी सपोर्ट यूजुअली ऑलरेडी पहले से अवेलेबल नहीं होती और आप उनको क्रिएट करते हैं। यही कंसेप्ट मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में भी एक्सप्लेन किया था कि आप कैसे जो है इन बिल्ट इन डेटा टाइप्स को यूज़ करके आप जो है एक डेटा टाइप क्रिएट करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, और आप उसके ऊपर फिर उस डेटा टाइप के ऊपर क्या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको अरे की एक डेफिनीशन दी है, अरे इज़ द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स अंडर वन नेम। तो यहाँ पर ये जो मैंने डेटा आइटम्स की बात की है, ये मोस्टली आपके पास क्या होंगे? प्रिमिटिव डेटा आइटम्स होंगे या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ आप यूज़ करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन। तो ये इस तरह समझ लें कि बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस का कलेक्शन है, ये मेमोरी लोकेशंस का कलेक्शन ले रहा हूँ। होमोजीनियस मीन इन सब की जो डेटा टाइप है वो सेम होगी, या तो तमाम के अंदर इंटीजर डेटा होगा इंट, या सब के अंदर जो है वो आप फ्लोट डेटा स्टोर करेंगे, या तो सब के अंदर इंटीजर या सब के अंदर जो है आप फ्लोट डेटा स्टोर करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, या सब के अंदर जो है आप लॉन्ग डेटा स्टोर करते हैं, लॉन्ग इन दिस वे तमाम मेमोरी लोकेशंस के अंदर। और यहाँ पर मैंने लिखा अंडर वन नेम, इन तमाम मेमोरी लोकेशंस का जो
नेम होगा वो सिंगल होगा, वन नेम होगा। जैसा यहाँ पर मैंने इस मेमोरी लोकेशन, इन तमाम मेमोरी लोकेशंस को रेफ़र किया सिंगल नेम के साथ, वन नेम के साथ ए। तो कलेक्शन है होमोजीनियस डेटा टाइप्स हो गई। अच्छा, फिर इसके देखें ए के साथ तो अब बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस आपस में जुड़ी हुई हैं, तो फिर इनको फर्दर आप कैसे रेफरेंस करेंगे? तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो अरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या बनेंगे? A1 ये अरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, A2 अरे के सेकंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सिमिलरली A3 अरे के थर्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, A4 अरे के फोर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अप टू सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर अगर आप नोट करें तो क्या है, ये जो A है दिस इज़ द अरे नेम। आप देख रहे हैं कि अरे का नेम सब में सेम है A, और यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है 1 2 3 इनको हम कहते हैं इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। ड्यू टू दिस रीजन अरेज आर आल्सो कॉल्ड स्क्रिप्टेड वेरिएबल्स। मोस्टली आप जब लैंग्वेजेस में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनको सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो आप सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स को चेंज करते जाएंगे तो अरे की जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो क्या होती जाएंगी? चेंज। A1 फर्स्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, A2 सेकंड को, A3 थर्ड को, इसी तरीके से A4 जो है फोर्थ लोकेशन को, अप टू सो ऑन। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखें अगर आप तो स्टाइल क्या फॉलो की है, अरे का नेम और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप उसका क्या लिखेंगे? इंडेक्स लिखेंगे। तो ये आप किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट ऑफ एन अरे, अरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अरे का कंसेप्ट समझाने के लिए यूजुअली मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता रहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसा आपकी क्लास में सब स्टूडेंट्स हैं, आप कहीं पर मूवी देखने का प्रोग्राम बनाते हैं और मैं किसी एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि हमारे पास अब दो ऑप्शंस हैं कि हम सब मूवी देखने के लिए जाएं और स्कैटर्ड होके सिनेमा हॉल में बैठें। अब आप यहाँ पर मेमोरी को जो है एनालॉजी दे दें सिनेमा हॉल के साथ, और अगर डेटा स्कैटर्ड आपके पास है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप तमाम स्टूडेंट्स स्कैटर्ड होके बैठ जाएं, तो हमें किसी भी स्टूडेंट को एक्सेस करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी एक स्टूडेंट को कह दूं कि आप क्या करें कि आप अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के लिए आप क्या करें, सिनेमा हॉल में एक रिजर्वेशन करा लें। अब इसी तरीके से वही एग्जांपल अगर आप ले लें तो जैसा मेमोरी में आप किसी के लिए पहले से रिजर्वेशंस कर लेते हैं कुछ, जैसा मैंने यहाँ पर ए के लिए कुछ लोकेशंस को कंसेक्टिव। अच्छा, यहाँ पर एक इशू और भी है, कलेक्शन ऑफ कंसेक्टिव आप कर लें। ये भी ज़रूरी है कि लोकेशंस वन आफ्टर द अनदर होनी चाहिए। कंसेक्टिव होमोजीनियस डेटा आइटम्स यानी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। तो अरे में जो है हमने बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व कर लिया एक नेम के साथ, ए के साथ। अब इन मेमोरी लोकेशंस को रेफ़र करने के लिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये सबस्क्रिप्ट जो है बेसिकली यूज़र व्यू को डील करता है। एक्चुअली यहाँ पर जो जब आप उसको फिज़िकल व्यू की बात करते हैं तो वहाँ पर सबस्क्रिप्ट नहीं होते बल्कि एड्रेसेस होते हैं। अभी हम इस पर बात करते हैं थोड़ी देर बाद। तो आप इस मेमोरी लोकेशन के अंदर ये जो अरे है ए, इसके अंदर डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करेंगे?
सब्सक्रिप्ट्स यूज़ करेंगे या इंडेक्सेस यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से ये मेमोरी लोकेशंस क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। तो इस एनालॉजी से जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इससे आपको इजीली समझ आ सकती है कि आप लोकेशंस को कैसे रिजर्व करेंगे और फिर उन डिफरेंट लोकेशंस को कैसे एक्सेस करेंगे, या अरे का क्या एडवांटेज है कि जब आप मेमोरी लोकेशंस को आपस में कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस को एक सिंगल नेम के साथ रिज़र्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली एफिशिएंट स्टोरेज और एफिशिएंट रिट्रीवल या ऑप्टिमल वेज टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा, ऑप्टिमैलिटी को डील करता है। तो ऑप्टिमैलिटी के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे कि ऑप्टिमली डेटा को कैसे हम मैनेज करें। तो उसके लिए आज फर्स्ट हम अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं अरे। तो बजाय इसके कि स्कैटर्ड आप उसको डेटा को स्टोर करें, तो आपने उसके लिए एक टेक्निक यूज़ कर ली, ऑर्गेनाइजेशन। ये भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने की एक टेक्निक है कि आपने बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस जो कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस थी, उनको आपने रिजर्व कर दिया एक सिंगल नेम के साथ। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसा आपकी क्लास में को एजुकेशन है, बॉयज़ भी हैं, वुमेन स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम फॉर एग्जांपल मूवी देखने के लिए जाते हैं तो बॉयज़ के लिए अलहदा रिजर्वेशन करा लेते हैं और वुमेन स्टूडेंट्स के लिए अलहदा रिजर्वेशन करा लेते हैं। ये एनालॉजी आपको इसलिए दे रहा हूँ, एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अरे का कंसेप्ट इजीली समझ आ जाए। अब वही कंसेप्ट जो अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिया, तो यहाँ पर ये मैंने जो आपको कहा है कि होमोजीनियस डेटा आइटम, यानी डेटा आइटम्स की टाइप सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है बॉयज़ के लिए अलहदा रिजर्वेशन आप करेंगे और वुमेन स्टूडेंट्स के लिए आप अलहदा रिजर्वेशन करा लेते हैं सिनेमा हॉल में। तो इसी तरीके से अगर डेटा टाइप चेंज हो जाएगी, अगर इंटीजर डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलहदा से अरे क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कलेक्शन है इंटीजर डेटा का, तो उसके लिए मैं अरे क्रिएट कर लेता हूँ ए, इसके अंदर मैं इंटीजर डेटा मेंटेन करता हूँ, और कुछ कलेक्शन अगर मेरे पास है फ्लोटिंग डेटा, तो उसके लिए फिर मुझे एक और अरे क्रिएट करनी होगी, जो कि फ्लोटिंग डेटा के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये मैं कंसेप्ट समझाना चाहता था कि आपको होमोजीनियस का मतलब क्या है। तो होमोजीनियस का मतलब ये है कि आप अरे के अंदर सिमिलर डेटा टाइप के जो डेटा आइटम्स होंगे उनको आप क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और अरे के एलिमेंट को आप रेफरेंस देने के लिए, अच्छा इसके जो सब्सक्रिप्ट्स हैं आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, या आप इसके सब्सक्रिप्ट 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो इंडेक्स के लिए आप स्टार्ट 0 से ले लें या 1 से ले लें, इट डजंट मैटर। बाज़ लैंग्वेजेस में जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है उनमें सब्सक्रिप्ट 0 से स्टार्ट होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है डेटा स्ट्रक्चर की, अरे डेटा स्ट्रक्चर की, तो सब्सक्रिप्ट 1 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा फोर्ट्रैन लैंग्वेज हमारे पास थी जो कि हम 90s में बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए, फोर्ट्रैन लैंग्वेज। तो उसमें हम सब्सक्रिप्ट जो है वो माइनस से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो बहरहाल सब्सक्रिप्ट जो है वो बेसिकली होल नंबर्स होंगे, जैसा 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और इन सब्सक्रिप्ट्स की मदद से आप क्या करेंगे, मेमोरी लोकेशन को क्या करेंगे, रेफ़र करेंगे अरे में। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अरे बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी अरे में जो है ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है। अरे बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा आइटम्स। तो ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो आपका डेटा है, आपके पास कलेक्शन है, उसको आप जब कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर कर लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड, और फिर आप उनको जब रेफ़र करते हैं सब्सक्रिप्ट्स के साथ, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा है कि उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को A0 A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल डेटा आइटम्स को रेफ़र करेंगे। तो इस अरेंजमेंट को या इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, अरे की इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है अरे। अच्छा,
फिर हमारे पास जो है अरे जो है, अगर अरे जो है उसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं वन डायमेंशनल अरेज एंड मल्टी डायमेंशनल अरेज। अभी ये जो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंटेशन क्रिएट की थी, दैट इज द वन डायमेंशनल। जैसा कि मैंने कहा कि अरे के एलिमेंट्स को आप रेफर करेंगे सबस्क्रिप्ट्स के साथ A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। तो सिंगल सबस्क्रिप्ट जब आप यूज़ करते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए या रेफर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल अरे। आप देख रहे हैं कि हम सिंगल सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो जब सिंगल सबस्क्रिप्ट आप यूज़ करते हैं अरे के अंदर किसी भी मेमोरी लोकेशन को रेफर करने के लिए, देन दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल अरे, और इसी को हम कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल की आप एक केस ले लें, जैसा कि मैं आपको मल्टी डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल की बात कर लेता हूँ। 2 डायमेंशनल जैसा कि आपके पास मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल ए जिसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, इसमें क्या होती हैं, रोज होती हैं, और फिर हमारे पास और क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो ये एक टेबल बन जाता है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली एक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ए जो है एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इस किस्म का आपके पास डेटा होगा तो इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें एक रो है और एक कॉलम है, 2 डायमेंशंस है। और जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करेंगे 1, 1, 1, 2, ये एलिमेंट्स को रेफर करेगा 1, 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड इन दिस वे थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जब आप इस किस्म के डेटा को, जो कि 2 डायमेंशनल है, मैंने मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ और इसमें मैंने मल्टी डायमेंशनल में एक पर्टिकुलर केस लिया 2 डायमेंशनल का आपको समझाने के लिए। तो अब इसमें डबल डायमेंशंस हैं, रोज एंड कॉलम्स, जिसकी वजह से मैं इसको कह रहा था कि दिस इज़ ए टेबुलर डेटा। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं, रोज एंड कॉलम्स। दिस इज़ द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से आपके पास एक टेबुलर डेटा आ गया। तो इसको जब आप अरे में स्टोर करते हैं तो इसके लिए भी इंटरनली वही वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनती है एक। कैसे इसको स्टोर करेंगे? तो कहने का मकसद ये है कि जो वन डायमेंशनल डेटा आइटम्स हैं, इनका जो मेमोरी में, इसको जब आप मेमोरी में देखिए, मैंने आपको बताया कि जो अरे है ये 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो पहले स्टोरेज की बात कर रहा हूँ इसलिए। तो वन डायमेंशनल जो अरेज हैं, इनको मेमोरी में मैप करना जो है, दिस इज़ नॉट एन इशू वन डायमेंशनल को। क्यों? बड़ी इजीली आप इसके लिए एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं ए, और इनको फिर आप डिफरेंट सब्सक्रिप्ट्स के थ्रू जो है अप टू सो ऑन, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे के आप इसको वेरी इजीली जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं वन डायमेंशनल अरे को। इशू जो है वो मल्टी डायमेंशनल का है, जैसा कि आपने यहाँ पर 2 डायमेंशनल का केस लिया है।
तो अब इसको आप कैसे एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देंगे? तो ये हमारे पास एक वेक्टर उसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए फिर स्टोरेज के लिए, 2 डायमेंशनल अरे की स्टोरेज के लिए हमारे पास 2 मेथडोलॉजीज हैं या 2 डिफरेंट वेज हैं। एक को हम कहते हैं रो बाय रो स्टोरेज एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कॉलम बाय कॉलम स्टोरेज। तो रो बाय रो स्टोरेज को हम देख लेते हैं पहले कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अरे है, रो बाय रो स्टोरेज में क्या होगा? देखिए हमारे पास टोटल 3 बाय 3 की ये मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हमें टोटल कितने एलिमेंट्स रिजर्व करने होंगे? 9 एलिमेंट्स रिजर्व करने होंगे। वेक्टर जो क्रिएट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से आपके पास 9 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व करनी होंगी अंडर वन नेम ए। तो अब मैपिंग कैसे होगी आपको फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रो बाय रो। तो रो बाय रो में क्या होगा हमारे पास? पहले आप फर्स्ट रो को एक्सेस करेंगे और उसको पहले मैप करेंगे, तो 1 1 1 2 1 3 फर्स्ट रो को आपने मैप कर लिया। इस तरीके से उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? जब फर्स्ट रो मैप हो जाएगी तो आप रो में इंक्रीमेंट करेंगे, 1 के बाद फर्स्ट रो के बाद आप सेकंड रो आपके पास आ जाएगी, तो ये अब आपके पास हो जाएगा 2 1 2 2 2 3। और इसी के से जब आप रो को रिप्रेजेंट कर लेंगे तो फिर आप एक रो को उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, तो आप थर्ड रो आ जाएगी आपके पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 3 2 3 3। तो आपने किसी भी एलिमेंट को रेफर करना हो तो आप क्या करेंगे? रो कामा कॉलम, इस तरीके से आप उसको रेफर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इंडेक्स हम रो के लिए यूज़ करेंगे और एक इंडेक्स हम कॉलम के लिए यूज़ करेंगे। ड्यू टू दैट रीज़न दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल अरे। वहाँ पर अगर आप देखें तो सिंगल इंडेक्स A1 A2 A3 सिंगल इंडेक्स के थ्रू आप रेफर कर रहे थे, तो इसलिए इसको हम 1 डायमेंशनल कह रहे थे। अब यहाँ पर एक हमारे पास इंडेक्स रो को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा एक इंडेक्स, तो 2 सबस्क्रिप्ट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ A23, तो A23 जो है सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रेफर टू दिस मेमोरी लोकेशन। तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे रो बाय रो स्टोरेज। तो अब ये जो आपकी 2 डायमेंशनल अरे थी, मैट्रिक्स थी, उसको हमने एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे दी। अगेन ये हमने एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया 2 डायमेंशनल। Now we talk about the column by column representation। अब कॉलम बाई कॉलम मेरे ख्याल में आपको रो बाई रो स्टोरेज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो कॉलम बाई कॉलम स्टोरेज के लिए हम उसकी कैसे देख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसको कॉलम बाई कॉलम के लिए, ताकि ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस आपके सामने रहेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अगेन 9 मेमोरी लोकेशंस हम रिजर्व कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, कॉलम बाई कॉलम में आप क्या करेंगे? पहले हम रोज़ को एक्सेस कर रहे थे, अब जो है आप उसी तरीके से इन तमाम मेमोरी लोकेशंस का एक सिंगल नेम होगा, जैसा कि हमने अरे की डेफिनेशन में कहा है ए। अब आप पहले क्या करेंगे? फर्स्ट रो को एक्सेस करेंगे, फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करेंगे। तो कॉलम हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 1 2 1 3 1। ये फर्स्ट कॉलम आपने मैप कर लिया। जब फर्स्ट कॉलम मैप हो जाएगा तो उसके बाद आप कॉलम में इंक्रीमेंट करेंगे, आप सेकंड कॉलम को आप एक्सेस करेंगे, तो आपके पास कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 2 2 एंड 3 2। तो जब सेकंड कॉलम मैप हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद आप कॉलम में फर्दर एक 1 इंक्रीमेंट करेंगे,
तो आपके पास आ जाएगा 1 3 2 3 एंड देन 3 3। तो ये आपके पास थर्ड कॉलम आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आप कॉलम बाय कॉलम यूज़ करके, मेथडोलॉजी यूज़ करके आप अरे को जो है ना 2 डायमेंशनल अरे को क्या करेंगे, मेमोरी में मैप करेंगे। तो 2 डायमेंशनल अरेज को मेमोरी में मैप करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं, रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम। और उसी तरीके से अगर आपने किसी भी इंडिविजुअल डेटा आइटम को आपने रेफ़र करना हो तो इसके लिए मैंने आपको कहा है कि आप सबस्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 2। तो अब ये जो है 3 ये हमारे पास रो है एंड 2 जो है ये हमारे पास कॉलम है। तो A32 जो है वो इस मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करेगा। इस तरीके से आप इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशंस को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। देखिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो सबस्क्रिप्ट्स की अरेंजमेंट्स है या 1 डायमेंशनल में जैसा आप देखें ये सबस्क्रिप्ट्स की अरेंजमेंट है, दिस इज़ द यूज़र व्यू ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ दी अरे। दिस इज़ यूज फॉर द यूज़र व्यू, यानी यूज़र की एक आसानी के लिए हमने सबस्क्रिप्ट्स की एक अरेंजमेंट की है। उसका मतलब है अरे का एक इंटरफेस टाइप इस तरह बनाया कि उसमें हम सबस्क्रिप्ट्स के साथ काम करते हैं। लेकिन इंटरनली तो ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि इंटरनली जो है वो क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन के। तो ईच मेमोरी लोकेशन हैज़ ए यूनिक एड्रेस। तो उसका जो यूनिक एड्रेस होगा उसके थ्रू जो है बेसिकली आप रेफ़र करते हैं रो एंड कॉलम को, लेकिन उसकी फिर इंटरनली बाइंडिंग होती है एक एड्रेस के साथ और उस तरीके से डेटा क्या होता है, फैच हो जाता है। अरे में से हम डेटा को फैच करते हैं। तो ये आपको मैंने 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल का एक कंसेप्ट दिया है। तो फिज़िकल व्यू जो है उसका एड्रेसेस होगा, यूज़र व्यू जो है उसके जो है ना क्या होगा, सब्सक्रिप्ट्स या इंडेक्सेस होंगे, सिंगल नेम होगा और होमोजीनियस डेटा टाइप्स होंगी, उसके अंदर होमोजीनियस डेटा आइटम होगा। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर है तो तमाम अरे में इंटीजर होगा और अगर फ्लोट है तो तमाम अरे में फ्लोटिंग डेटा होगा। तो ये 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल अरे का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अरे में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टोरेज और किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जब आप डेटा स्ट्रक्चर या डेटा को डेटा स्ट्रक्चर मीन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो ऑर्गेनाइज करते भी इसलिए हम कि ऑप्टिमल स्टोरेज और उसकी ऑप्टिमल क्या होनी चाहिए, रिट्रीवल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको अरे का 1 डायमेंशनल का एंड 2 डायमेंशनल का स्टोरेज का कंसेप्ट समझाया है। तो अब थोड़ी सी बात हम रिट्रीवल की कर लेते हैं। तो अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे, रिट्रीव कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वी टॉक अबाउट द अरे एक्सेस टेक्निक्स। We will be discussing 3 different techniques in this connection. First one is called dot vector method. The second one is called leafy access technique. And the third one is called access table technique. So we will be discussing 3 different techniques to access the elements or to fetch elements from the array or to retrieve elements from the array. डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपके साथ बात की है कि अरे जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स की, जैसा मैंने अभी आपको वो की है, एक्सप्लेन की है, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। तो आपने देखा था कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल की रिप्रेजेंटेशन में, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी वेरिएशन थी। उसमें आप सिंगल सबस्क्रिप्ट यूज़ करते थे 1 डायमेंशनल में, और 2 डायमेंशनल में आपको 2 सबस्क्रिप्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, 1 फॉर रो एंड द अदर 1 फॉर कॉलम। तो जब इसकी स्टोरेज में वेरिएशन है या डिफरेंस है तो इस तरीके से इनकी एक्सेस टेक्निक्स भी वो भी वेरी करेंगी। तो पहले हम डॉट वेक्टर से स्टार्ट ले लेते हैं।
तो डॉ वेक्टर में हम पहले वन डायमेंशनल की बात करते हैं जी। वन डायमेंशनल को हम कैसे वन डायमेंशनल अरे में से एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, इसके लिए पहले मैं एक अरे ले लेता हूँ और सपोज कर लेता हूँ कि इस अरे में जो है हमारे पास इंटीजर डेटा है हमारे पास, और यहाँ पर जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस मैं सपोज कर लेता हूँ 201, और इस तरीके से बाकी मेमोरी लोकेशंस के भी क्या होंगे, अपने अपने एड्रेसेस होंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं ये बेसिकली यूज़र व्यू को डील करती हैं, या इंडेक्सेस जो है ये यूज़र व्यू के साथ रिलेटेड है, जबकि इसका फिज़िकल जो व्यू है मेमोरी लोकेशंस में जो है ना एक्चुअली वो क्या होते हैं, रेफरेंस के लिए आप एड्रेसेस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस लिया है वो लिया है आपको समझाने के लिए, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए 201। डियर स्टूडेंट्स, डॉ वेक्टर मेथड का जो बेसिक फोकस था वो ये था कि अरे के जितने भी एलिमेंट्स को आपने एक्सेस करना होता है विद रेफरेंस टू फर्स्ट एलिमेंट आपने एक्सेस करना होता है। यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपको एक मीन प्रोवाइड कर रहा होता है टू एक्सेस दी अदर एलिमेंट्स इन दी अरे। इसको समझने के लिए मैं ये समझाने के लिए आपको एक फार्मूला एक्सप्लेन कर लेता हूँ, हाउ यू विल फाइंड दी address of any element of array. For this purpose, in one dimensional arrays we will be using the formula SA plus n minus 1 into I minus 1 into W, where I represents the subscript whose index or subscript whose address is required, जिसके एड्रेस में आप इंटरेस्टेड हैं, जिस मेमोरी लोकेशन, जिस अरे के एलिमेंट का आप एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं, एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं, आई उस सबस्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। SA रिप्रेजेंट्स दी बेस एड्रेस। What does it means बेस एड्रेस? बेस एड्रेस का मतलब है जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस क्या होगा हमारे पास, एंड द W इज वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ, व्हाट डज इट मीन्स? वर्ड लेंथ क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा। वर्ड लेंथ बेसिकली देखिए, इंटीजर आपको पता है कि डेटा मेमोरी में ये 2 बाइट स्पेस कंज्यूम करता है। 2 बाइट्स मेक 1 वर्ड, तो इंटीजर के लिए जो वर्ड लेंथ होगी वो 1 होगी। और इसी तरीके से ये जो फ्लोटिंग डेटा है ये 4 बाइट डेटा कंज्यूम करता है। 4 बाइट मीन्स उसकी जो वर्ड लेंथ होगी, क्योंकि 2 बाइट से एक वर्ड बनता है तो 4 बाइट से उसके 2 वर्ड्स आएंगे हमारे पास, तो उसकी वर्ड लेंथ 2 होगी। और इस तरीके से बाकी जितनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनकी इसी तरीके से आप वर्ड लेंथ को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो समझाने के लिए मैंने आपको इंटीजर और फ्लोट की एग्जांपल दी है, आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। इनको अब यहाँ पर हम इस फार्मूले में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सपोज यू वांट टू फाइंड द एड्रेस ऑफ A5, then how you will find the address of A5? This will be SA. SA is first initial address or base address is 201। तो यही देखें बेस डॉ वेक्टर का फोकस था, जैसा कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि डॉ वेक्टर ने किस चीज़ पर फोकस किया था कि अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आपने एक्सेस करना है विद रेफरेंस टू फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट एड्रेस, बेस एड्रेस। तो इस यहाँ पर देखें हमने बेस एड्रेस को यूज़ कर लिया, प्लस I is the subscript whose address is required, then 5 minus 1 into W deals with the word length। और हम सपोज कर लेते हैं कि इस अरे में कौन सा डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास, इंटीजर डेटा है। देन फॉर इंटीजर अभी आपको मैंने बताया कि वर्ड लेंथ कितनी आप एडजस्ट करेंगे, 1।
तो W की जगह पर क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 201 प्लस 5 माइनस 1 4, तो ये इसका जो एड्रेस आएगा हमारे पास 205, तो ये एड्रेस हमारे पास हो जाएगा 205। इसी तरीके से आप अगर सेकंड मेमोरी लोकेशन का एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे? एड्रेस ऑफ A2 कैसे होगा? SA प्लस I माइनस 1 इंटू W, ये फार्मूला मैंने आपको बताया है 201। बेस एड्रेस को आप यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि डॉट वेक्टर मेथड का फोकस इसी बात पर है कि हम उसमें क्या करते हैं, जितनी भी मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करते हैं विद रेफरेंस टू फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, जो उसका एड्रेस होता है उसके रेफरेंस से हम एक्सेस करते हैं। I इज़ द इंडेक्स हुज एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर I की जगह पर हम पुट करेंगे 2 माइनस 1 इंटू W की जगह पर 1, 201, 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 202, तो ये आपके पास सेकंड मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो गया 202। तो इसका मतलब ये देखें आप, क्योंकि वर्ड लेंथ 1 थी तो आपने देखा कि अगर फर्स्ट इंटीजर 201 पर स्टोर हुआ है तो सेकंड इंटीजर जो है वो 202 पर स्टोर होगा। गैप जो है एड्रेसेस का 1 by 1 आ रहा है क्योंकि आपके पास वर्ड लेंथ आपने इंटीजर के लिए कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 1 के गैप पर उनके देखिए मतलब सेकंड जो मैं आपके पास अरे का एलिमेंट है वो 202 एड्रेस से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप थर्ड एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं उसका एड्रेस, तो उसका जो एड्रेस थर्ड एलिमेंट जो है वो 203 पर आके मैप होगा। और इस तरीके से आप बाकी भी सारी मेमोरी लोकेशंस के क्या कर सकते हैं? एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं। अब समझने के लिए हम ये कर लेते हैं कि हम सपोजिशन ले लेते हैं कि इसमें इंटीजर डेटा नहीं है बल्कि हम स्टोर करना चाहते हैं फ्लोटिंग डेटा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब फ्लोटिंग डेटा आप स्टोर करते हैं तो फिर मेमोरी लोकेशंस में जो उसका जो वो स्पेस होगा, जो वो डेटा टाइप स्पेस कंज्यूम करते हैं वो 4 बाइट है, तो उसकी वर्ड लेंथ 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर W की 1 की जगह पर आप क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। 2 माइनस 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2। तो इसके साथ जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 203। तो इसका मतलब है फ्लोटिंग डेटा में जो सेकंड एलिमेंट है वो 202 से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि फ्लोटिंग डेटा के लिए क्या होगा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट 201 पर है तो सेकंड एलिमेंट जो है वो 203 से, यानी A1, A2, A3, A4, इस तरीके से अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फ्लोटिंग ने 201 और 202 वो इसी मेमोरी लोकेशन में एडजस्ट हो गए, दोनों सेम सबस्क्रिप्ट के अंदर आ जाएंगे, 1 के अंदर आ जाएंगे। अब 203 और 204 एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक फ्लोट डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे ख्याल में मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो फर्स्ट लोकेशन है उसके अंदर 2 एड्रेसेस आ गए, 201 एंड 202, और सेकंड मेमोरी लोकेशन जो है वो अब कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 203 से। तो आप देखेंगे 204 भी इसी में, क्योंकि इसका जो स्पेस है वो हमारे पास क्या है? 4 बाइट है एज़ कम्पेयर टू इंटीजर जो है, क्योंकि ये डबल स्पेस कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें अब जो थर्ड एलिमेंट है वो 205 से स्टार्ट होगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख लें। A3 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ से, तो फिर ये 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 205। तो यहाँ से देखिए थर्ड जो सबस्क्रिप्ट है वो 205 से मैप होगा, और इसी के से 206 भी उसी के साथ, उसी मेमोरी लोकेशन के साथ एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, क्योंकि फ्लोट के लिए 4 बाइट थे, तो इसलिए जो वो सबस्क्रिप्ट है फर्स्ट लोकेशन 201 से, सेकंड लोकेशन 202 से, थर्ड लोकेशन 205 से, तो आप देख रहे हैं कि 22 का जो है उसमें जंप होगा। जबकि इंटीजर में आपने देखा था कि
201 के बाद 202, 202 के बाद 203, इसका ये 204 आ जाएगा, ये 205 इसका आंसर आएगा, इसका 206 एड्रेस आएगा। तो 1 1 के गैप पर होंगे। तो डॉप वेक्टर मेथड में हमने सीखा है कि वन डायमेंशनल अरे के एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस करेंगे। अभी हम बात करते हैं टू डायमेंशनल अरे में डॉप वेक्टर को यूज़ करके आप कैसे अरे के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो डॉप वेक्टर की, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा है कि टू डायमेंशनल के लिए जब हम बात करते हैं डॉप वेक्टर मेथड, मैंने अभी आपको समझाया कि टू डायमेंशनल में जब स्टोरेज के लिए हमारे पास दो डिफरेंट वे हैं, हमारे पास एक रो बाय रो और सेकंड है हमारे पास कॉलम बाय कॉलम टेक्निक। तो फिर एक्सेस के लिए भी हमें उसी तरीके से उसके अंदर वेरिएशन आएगी, डिफरेंसेस आएंगे। तो रो बाय रो के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन Aij इज इक्वल टू SA प्लस n इंटू I माइनस 1 प्लस J माइनस 1 steric W. This is the formula for row by row, whereas the formula for column by column will be address of Aij will be equal to SA plus M into J minus 1 plus I minus 1 steric W। उसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी समझा रहा था अभी आपको कि SA this will represent the first or base address of array, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है M, यहाँ पर n यूज़ किया और यहाँ पर m यूज़ किया है। तो m बेसिकली रिप्रेजेंट्स टोटल रोज एंड n रिप्रेजेंट्स टोटल कॉलम्स इन द अरे। फॉर एग्जांपल, जैसा भी आपको मैंने एग्जांपल हम ले लेते हैं समझाने के लिए आपके लिए, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं एंड वी हैव 2 रोज 1 2। तो यहाँ पर m की वैल्यू होगी 2, n की वैल्यू होगी 3। m इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड n इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर जो एलिमेंट बनेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। अगर आप इनको रो बाय रो से मैप करते हैं तो इसकी मैपिंग कैसे होगी, इस अरे की इसके एलिमेंट्स कैसे मैप होंगे रो बाय रो में। अगर अरे का नेम हमारे पास A है तो यहाँ पर देखें, पहले फर्स्ट रो को आप एक्सेस करेंगे तो ये आएगा 1 1 1 2 देन 1 3 और फिर 2 1 2 2 2 3। और इसी अरे को जब आप कॉलम बाय कॉलम से मैप करेंगे यानी स्टोर करेंगे तो हमारे पास क्या अरेंजमेंट होगी, कॉलम बाय कॉलम में मैंने आपको कहा था कि पहले फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करेंगे, देन इट विल बिकम 1 1 देन 2 1 फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम क्या होगा हमारे पास 1 2 2 2 एंड देन थर्ड कॉलम 1 3 एंड 2 3। समझने के लिए अगेन हम बेस एड्रेस ले लेते हैं 201 और यहाँ पर भी मैं बेस एड्रेस ले लेता हूँ 201। तो m indicates the number of rows and n indicates total number of columns, where I and j represents the subscripts or indexes of the element whose address is required, whose address is
रिक्वायर्ड, जिसका एड्रेस आपने फाइंड करना है, वो जो इंडेक्सेस होंगे या सब्सक्रिप्ट्स होंगे उनको हम उसके रो को आई से और कॉलम को जे से रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन डब्ल्यू यहाँ पर उसी तरीके से वर्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है कि इंटीजर्स के लिए डब्ल्यू की वैल्यू हम 1 लेंगे और फ्लोट के लिए हम उसकी वैल्यू लेंगे 2। तो इस फार्मूले को समझने के लिए हम सपोजिशन ले लेते हैं कि इस अरे के अंदर कौन सा डेटा है, इंटीजर डेटा है, सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 1। एंड सपोज पहले हम रो बाय रो से फाइंड कर लेते हैं। अगर अरे रो बाय रो मैप हुई है तो मैं फाइंड करता हूं एड्रेस ऑफ A21, address of A21, this will be equal to SA plus, अभी फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, n इंटू I माइनस 1 प्लस J माइनस 1 इंटू W. So here base address is 201 plus total number of columns are 3, so it will be 3. तो I की वैल्यू यहाँ पर होगी 2, J की वैल्यू होगी यहाँ पर हमारे पास 1. I and J are the subscripts whose address is required. तो I की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 प्लस J हमारे पास होगा 1, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई W की वैल्यू होगी हमारे पास 1, 201 प्लस, तो ये हमारे पास आएगा 2 माइनस 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 201 प्लस 3 प्लस 0 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो वही आंसर 3 आएगा हमारे पास। तो आपके पास एड्रेस आ जाएगा 204। तो फिजिकल एड्रेस उस लोकेशन का क्या आएगा 201 का 204। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीजर में 1 1 के गैप पर होते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि आपने सही कैलकुलेट किया। 201 202 203 और ये 204 ही आएगा। ये देखें आपका आंसर भी 204 है। तो इस तरीके से आपने किसी भी मेमोरी लोकेशन का क्या करना होगा, उसका एड्रेस क्या करना होगा, फाइंड कर लेना होगा। अब अगर हम यही इसी एलिमेंट का अगर हम कॉलम बाय कॉलम अप्रोच से अगर एड्रेस फाइंड करते हैं तो कैसे होगा। अब देखें यहाँ पर 21 इस लोकेशन में स्टोर है, यानी अगर कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं तो 1 2 3 4th लोकेशन में स्टोर है, और कॉलम बाय कॉलम रो बाय रो में 4th है, और कॉलम बाय कॉलम में जो है ना आपके पास सेकंड लोकेशन में है। अगर कंसेक्टिव लोकेशन, जैसा कि मैंने आपको अरे में बताया कंसेक्टिव लोकेशंस हैं, तो सेकंड लोकेशन में ये स्टोर है 21। तो इसका आप एड्रेस देखें क्या आना चाहिए हमारे पास, कैलकुलेट कर लेते हैं। A21 विल बी इक्वल टू SA प्लस क्या फार्मूला है, M इंटू J माइनस 1 प्लस I माइनस 1 स्टेरिक W। तो ये हमारे पास देखें I की वैल्यू क्या होगी 2, J की वैल्यू क्या होगी 1। तो ऐसे है हमारे पास 201। M मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास यहाँ पर कितनी है 2, तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा 2 इंटू J की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 1 प्लस I है हमारे पास 2 माइनस 1 स्टेरिक 1, क्योंकि W हमने इंटीजर डेटा सपोज किया तो W की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 201 प्लस 2 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 माइनस 1 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 201 प्लस ये सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आंसर आएगा आपके पास 202। तो आपने देखे कि इसका जो एड्रेस होगा वो हमारे पास क्या आएगा 202। मैंने आपको बताया था कि इंटीजर में आपके जो एड्रेसेस हैं वो 1 1 के गैप पर आएंगे, क्योंकि वर्ड लेंथ आपकी 1 है, तो बिल्कुल एक्यूरेटली सेकंड लोकेशन को रेफ़र कर है। तो ये आपने फाइंड कर लिया है, और यहाँ पर ये 4th लोकेशन को रेफ़र कर रहा था।
रो बाई रो में। तो ये इस तरीके से आपने डॉप वेक्टर टेक्निक को यूज़ करके, मैंने इंटीजर्स के लिए आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फ्लोटिंग डेटा के साथ भी आ सकता है, करैक्टर डेटा के साथ भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपने जो वर्ड लेंथ होगी उसके मुताबिक एडजस्ट करनी होगी। तो बाकी फार्मूला जो है अप्लाई करने का मेथड मैंने आपको समझा दिया है कि आप इसमें डॉप वेक्टर मेथड में कैसे जो है किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस फाइंड करेंगे यूजिंग दी रेफरेंस ऑफ फर्स्ट मेमोरी लोकेशन। तो डॉप का ज़्यादा फोकस इसी बात पर था कि इनिशियल या बेस एड्रेस जो है उसकी मदद से आप बाकी सारी लोकेशंस को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो ये हमारे पास डॉप वेक्टर मेथड कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको वन डायमेंशनल अरे पर भी एड्रेसेस फाइंड करना या उनकी मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना समझा दिया है, और 2 डायमेंशनल अरे पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में समझ आ चुकी होगी इन फार्मूलाज को अप्लाई करने की। तो अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ जाते हैं, सेकंड टेक्निक की तरफ जाते हैं स्टोरेज में, वो है हमारे पास लीफी एक्सेस मेथड। अच्छा देखिए, लीफी एक्सेस मेथड का जो फोकस है उसने कैसे, मतलब डॉप वेक्टर मेथड से वो कैसे डिफरेंट है। डॉप वेक्टर मेथड में आपने बात की थी कि उसमें जो है आप तमाम मेमोरी लोकेशंस को जो आप एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग द रेफरेंस ऑफ फर्स्ट मेमोरी लोकेशन। सो every memory location in the array is accessed using the base address of the array. In this way you will be able to access every memory location in an array. Leafy access method basically जो फोकस करता है वो इस चीज़ पर फोकस करता है कि आप फर्स्ट लोकेशन की बजाय आप किसी भी मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली, जिस तरह आपने लैंग्वेजेस में कंसेप्ट पढ़ा होगा पॉइंटर्स, तो उसने वो पॉइंटर्स का कंसेप्ट यूज़ किया। पॉइंटर्स के ज़रिए जो है वो डायरेक्ट रेफ़र करता है मेमोरी लोकेशंस को इस मेथड में। तो इसके लिए देखिए मैं आपको समझाने के लिए क्योंकि 1 डायमेंशनल अरे को स्टोर करना या रिट्रीव करना मेरे ख्याल में इतना इशू नहीं है आप लोगों के लिए, अभी आप समझ गए होंगे। तो इसको मैं 2 डायमेंशनल अरे के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि कैसे आप पॉइंटर्स को यूज़ करके आप इस मेथड को, लीफी एक्सेस मेथड को, हम सेकेंड मेथड पढ़ रहे हैं लीफी एक्सेस मेथड। तो 2 डायमेंशनल अरे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टोरेज हमारे पास वेरी करती है रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम मेथड से, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें भी जब आप लीफी एक्सेस मेथड अब यूज़ करेंगे देन देयर विल बी सम वेरिएशन इन द एक्सेस टेक्निक यूजिंग द लीफी मेथड. In the Leafy method, you focus on the pointers. You use the pointers. Pointers का concept introduce किया उन्होंने और अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो कैसे पॉइंटर्स को आप वो यूज़ करेंगे, कैसे डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को आप एक्सेस करेंगे, इसके लिए जो है मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव एन अरे ए विच कंटेन्स टोटल 2 rows and again 3 columns. So this will be 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 and 2 3. अब इसके लिए आप ये करेंगे, लीफी एक्सेस मेथड में आप पॉइंटर्स के लिए पॉइंटर्स का एक टेबल यूज़ कर लेते हैं हम. अब फॉर एग्जांपल हमने अरे को मैप किया हुआ है, स्टोरेज की बात करते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर जो है ना टोटली को रिलेट करता है स्टोरेज एंड रिट्रीवल. मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारा जो फोकस है वो सारा स्टोरेज एंड रिट्रीवल पर होगा. तो अब इसमें टोटल 2 rows 3 columns हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3 होगा. 6 मेमोरी लोकेशंस हमें टोटल चाहिए. ये 1 1 अगर रो बाय रो से आप स्टोर कर रहे हैं तो 1 2 मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट रो को पहले आप स्टोर करेंगे 1 3 एंड देन 2 1 2 2 2 3. 2 डायमेंशनल अरे को एज ए वेक्टर हमने मैप कर लिया है. अब ये जो फर्स्ट पॉइंटर है दिस विल इंडिकेट
द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट रो, सेकेंड पॉइंटर विल इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड रो। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 2 रोज हैं तो लिहाजा टेबल में हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंटर्स होंगे, ठीक है जी। अगर इससे ज़्यादा रोज होती तो हम पॉइंटर्स भी ज़्यादा मेंटेन करते। तो हर पॉइंटर जो है एक रो के स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको रो का स्टार्ट पता हो तो उसके बाद आप बाकी सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझा लेता हूँ, जैसा कि आप क्लासरूम में आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैंने किसी स्टूडेंट को फर्स्ट रो में वो है और वो फर्स्ट रो में 3rd चेयर पर बैठा हुआ है, तो मैंने उसको एक्सेस करना है। तो क्या करूँगा, मैं रो के पहले स्टार्ट में जाऊँगा फर्स्ट एलिमेंट के पास और वहाँ से 1 बाय 1 ट्रैवर्स करते हुए 3rd एलिमेंट के पास पहुँचूँगा। और इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट 3rd रो में 2nd चेयर पर बैठा हुआ है तो पहले मैं 3rd रो के स्टार्ट के ऊपर अपना फोकस करूंगा और फिर वहाँ से 1 बाय 1 ट्रैवर्स करते हुए रो को 2nd या 3rd एलिमेंट तक जाऊंगा। तो यानी हर रो के आप स्टार्ट में पहले पहुँचें और फिर उसके बाद आप 1 बाय 1 ट्रैवर्स करते हुए सिक्वेंशली आप बाकी एलिमेंट्स को क्या करें, एक्सेस कर लेंगे। तो ये एक एक्सेस टेक्निक है हमारे पास, लीफी एक्सेस टेक्निक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 3 को एक्सेस करना है अरे में, रो बाय रो उससे स्टोर है, तो आप पहले देखें ये रो जो है आपके पास कौन सी है, फर्स्ट रो है। तो आप फर्स्ट पॉइंटर को एक्सेस करते हुए आप रो के स्टार्ट में आएंगे और उसके बाद आपने काउंट करना है कौन सी आपने कॉलम तक जाना है, 3rd 1 2 3। तो ये आपके पास जो है 1 3 यानी इसका जो एड्रेस होगा फिर वो आपको मिलेगा और इस तरीके से आप क्या करेंगे, उस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा होगा उसको फेच करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने 2 2 मेमोरी लोकेशन है तो अब यहाँ पर जो रो है वो 2 है, तो आप 2nd पॉइंटर को फॉलो, अच्छा इसमें आप साइज़ भी मेंटेन कर लें साथ कि फर्स्ट रो की 3 उसकी टोटल साइज़ है 3 यानी उसमें 3 कॉलम्स है, उसकी साइज़ 3 है, और 2nd रो की भी टोटल साइज़ 3 है। तो हमारे पास ये साइज़ भी सब मेंटेन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि मैक्सिमम हमने कहाँ तक काउंटिंग करनी है। तो अगर आपने 2 2 ये एक्सेस करना है तो आप रो का नंबर हमारे पास है 2, तो आप 2nd पॉइंटर को टेबल में एक्सेस करेंगे तो डायरेक्टली आप रो के स्टार्ट पर पहुंचेंगे और वहां से फिर आप सीक्वेंशली काउंट करते हुए, कॉलम है हमारे पास 2 तो 1 2, तो ये आपके पास हमारे पास 2 2 का इस तरीके से फिजिकल एड्रेस हमें मिलेगा और फिर हम उसको क्या करेंगे, उसके डेटा को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपने कॉलम बाई कॉलम से अगर इस अरे को स्टोर किया है तो इसकी अरेंजमेंट किस तरह होगी उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको दोनों मेथड से समझ आ जाए, रो बाई रो एंड कॉलम बाई कॉलम। तो कॉलम बाई कॉलम में भी हमारे पास टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स होंगे। तो कॉलम बाई कॉलम में पहले आप फर्स्ट कॉलम को स्टोर करेंगे 1 1 2 1 एंड देन 1 2 2 2 एंड देन 1 3 2 3। तो यहाँ पर जो आपका एक्सेस टेबल ये बनेगा पॉइंटर्स का, तो इसमें हमारे पास क्योंकि रोज़ हमारे पास 3 हैं तो 3 पॉइंटर्स आप मेंटेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंटर जो है हमारा स्टार्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर लेगा और सेकंड जो पॉइंटर है वो स्टार्ट ऑफ सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और थर्ड पॉइंटर जो है वो स्टार्ट ऑफ थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि अभी आप स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं तो मैं पहले रो बाय रो एक्सेस करने के लिए रो के स्टार्ट में जाता था। अब अगर मैंने कॉलम बाय कॉलम एक्सेस करना है तो पहले मैं डेप्थ वाइज जाऊंगा, यानी कॉलम के स्टार्ट में आऊँगा और फिर वहाँ से 1 बाय 1 काउंटिंग करते हुए एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक्सेस करूँगा। और इसी तरीके से अगर किसी और स्टूडेंट को एक्सेस करना है, वो थर्ड कॉलम में है या फोर्थ कॉलम में है, तो फोर्थ कॉलम के स्टार्ट में आऊँगा, बिल्कुल स्टार्ट में जो स्टूडेंट होगा और उसकी मदद से फिर 1 बाय 1 काउंट करते हुए उस पर्टिकुलर डाटा आइटम या उस स्टूडेंट तक मेरी एक्सेस होगी। तो बिल्कुल वही जो जैसा आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से लीफी ने भी वही टेक्निक यूज़ की कि आप कॉलम के स्टार्ट में आ जाएं और फिर वहाँ से काउंट करते हुए आप, तो ये पॉइंटर्स जो हैं वो कॉलम के स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप कॉलम की साइज़ मेंटेन कर लें साथ, ताकि आपको पता चले कि मैक्सिमम आपने कहाँ तक काउंट करके वो जाना है, तो ये साइज़ आपको हेल्प करती है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने एलिमेंट एक्सेस करने यहाँ पर 2 3
तो अब यहाँ पर देखें, ये आप कॉलम को पहले एक्सेस करेंगे, तो कॉलम हमारे पास है थर्ड, उसमें हम देखें पहले रो को एक्सेस करते थे, रो का नंबर चेक करते थे। अब कॉलम बाय कॉलम में आप क्या करेंगे, पहले कॉलम का नंबर चेक कर लें कौन सा है थर्ड, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंटर फॉलो करना होगा। और उसमें देखें रो का नंबर कौन सा है हमारे पास 2, तो इसका मतलब है आपको काउंटिंग करनी होगी 1 2, थर्ड पॉइंटर को एक्सेस करके 1 2, तो ये एलिमेंट आपको जो है 2 3 को यानी काउंट करके 1 2 3 इस तरीके से आप किसी भी, अगर यहाँ पर 1 होता तो आप सिर्फ एक दफ़ा ही काउंट करते, यानी ये फर्स्ट जैसे ही आप रो के कॉलम के स्टार्ट पर पहुँचे, कॉलम के स्टार्ट पर पहुँचे, अब बस आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो गई और यही एलिमेंट आप एक्सेस कर लेंगे। और अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कह लेता हूँ कि अगर रोज़ हमारे पास ज़्यादा होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर A4 3 को एक्सेस करना होता, तो पहले थर्ड पॉइंटर को मैं एक्सेस कर लेता और फिर वहाँ से काउंट करते हुए फोर्थ एलिमेंट को क्या करता, एक्सेस करता। तो ये आपके पास इसी तरीके से लीफी एक्सेस मेथड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रो बाय रो पर भी और कॉलम बाय कॉलम को भी। तो अब हम जाते हैं लास्ट टेक्निक की तरफ, जिसको हम कहते हैं एक्सेस टेबल्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो लीफी एक्सेस मेथड है और जो एक्सेस टेबल्स हैं, जो थर्ड टेक्निक है हमारे पास, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का जो मतलब है डेटा को एक्सेस करने की मेजर टेक्निक है वो दोनों में सिमिलर है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि जो लीफी एक्सेस मेथड है that works usually on the numeric data and the access tables we use for the non-numeric data। तो जब आपके पास अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा हो, करेक्टर टाइप डेटा हो, तो फॉर डैट पर्पस यू कैन यूज़ दी एक्सेस टेबल्स। बाकी दोनों में इतनी ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं है। दोनों का जो मेजर जो मतलब मेथडोलॉजी है वो एक्सेस टेबल या लीफी एक्सेस मेथड में क्या है हमारे पास सिमिलर है, सिर्फ डेटा की जो टाइप है उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। एक टेक्निक जो लीफी एक्सेस मेथड है वो न्यूमेरिक डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, एंड एक्सेस टेबल जो है वो हम नॉन न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिकल डेटा के लिए यूज़ करते हैं। तो उसको लीफ एक्सेस टेबल को समझने के लिए एक्सेस टेबल्स को समझने के लिए मैं आपके लिए एक अरे में, लेट्स सपोज हमारे पास एक अरे है दैट कंटेन्स द नेम्स, फॉर एग्जांपल अली, चंगेज एंड अब्दुल हमीद। तो मैंने 3 नेम्स कंसिडर किए हैं, अली, चंगेज़ एंड अब्दुल हमीद। नॉन न्यूमेरिक डेटा मैंने लिया है। तो जब इसको मैं मैप करूँगा मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, तो इसकी मैपिंग कैसे होगी? तो फर्स्ट नेम के लिए हमें 3 मेमोरी लोकेशंस चाहिए होंगी। हर मेमोरी लोकेशन में एक एक करैक्टर स्टोर करेंगे हम, अली। और इसी तरीके से सेकंड नेम को स्टोर करने के लिए फर्दर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 लोकेशन ज़रूरत होंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ से हम स्टोर कर लेते हैं एक एक करैक्टर, हर मेमोरी लोकेशन में सिंगल करैक्टर हम मेंटेन करेंगे। उसकी रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ। पहले मेमोरी में मैप कर रहा हूँ, इसके बाद एक्सेस करूँगा CHANGE एंड Z। तो ये चंगेज़ मैंने स्टोर कर लिया। और इसके बाद अब्दुल हमीद के लिए 5 करैक्टर्स मुझे अब्दुल के लिए चाहिए, एक करैक्टर जो है ये स्पेस के लिए चाहिए, और फिर इस तरीके से बाकी करैक्टर 6 करैक्टर्स जो है मुझे हमीद के लिए चाहिए। तो टोटल 12 मेमोरी लोकेशंस में रिज़र्व करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे पास अब्दुल हमीद के लिए हम ने रिज़र्व की हैं। तो ये हमारे पास डेटा होगा ABDUL, फिर स्पेस एंड देन HAMEE एंड D। तो इस तरीके से अगर बाकी भी अगर आपके पास कोई नेम है तो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये पहले मैंने आपको कहा है कि डेटा स्ट्रक्चर का जो फोकस है वो जो आप बात करते हैं, मैंने शुरू में डेफिनेशन में कहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो ऑर्गेनाइजेशन
बेसिकली उसके स्टोरेज स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो रिट्रीवल और स्टोरेज ये दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। मैं पहले बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर में। तो जब तक आप स्टोरेज को एक अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो फिर रिट्रीवल आपके लिए समझना जो है वो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पहले आप स्टोरेज पर कंसेप्ट क्लियर करें कि नॉन न्यूमेरिक डेटा को मैंने कैसे स्टोर किया। तो ये फर्स्ट नेम को हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं ये सेकंड नेम को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये थर्ड नेम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसका मैंने आपको कहा है कि मेथड सेम है, इसमें भी हम पॉइंटर्स मेंटेन करेंगे। टोटल 3 नेम्स हैं, 3 पॉइंटर्स हमें चाहिए। फर्स्ट पॉइंटर जो है वो स्टार्ट ऑफ फर्स्ट नेम को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ इस लोकेशन को रेफर करेगा और इसकी जो टोटल साइज़ है वो मेरे पास 3 है। तो मैक्सिमम जो इस पे काउंटिंग होगी वो 3 होगी। और सेकंड जो है वो पॉइंटर जो है स्टार्ट ऑफ सेकंड नेम को रिप्रेजेंट करेगा एंड टोटल जो है वो इसके लिए साइज़ है वो 6 होगी। मैक्सिमम लेंथ जो है वो 6 है। और इस तरीके से थर्ड जो पॉइंटर है स्टार्ट ऑफ थर्ड नेम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएशन है। आपने लीवी एक्सेस मेथड में देखा था कि वो जो रोज़ की या कॉलम्स की साइज़ होती थी वो सेम होती थी, कांस्टेंट होती थी। यहाँ पर जो है वो साइज़ क्या कर गई है, वेरी कर रही है। तो ये डिफरेंसेस थोड़े से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सेस टेबल और लीफी एक्सेस मेथड में। फर्स्ट की जो साइज़ है वो 3 है, सेकंड की जो साइज़ है या लेंथ है वो 6 है और थर्ड की जो लेंथ है डेट इज़ 12। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल सेकंड नेम एक्सेस करना है तो फिर आप यहाँ पर सेकंड पॉइंटर फॉलो करते हुए स्टार्ट ऑफ सेकंड उस जो नेम है उसकी लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट आ जाएंगे एंड देन सीक्वेंशली बाकी आपने कैरेक्टर्स एक्सेस करने होंगे। पहले आपको C मिलेगा एंड देन यू विल इंक्रीमेंट इन द एड्रेस, फिर आपको H मिलेगा, देन यू विल इंक्रीमेंट इन द एड्रेस, यू विल गेट A एंड देन यू विल इंक्रीमेंट द एड्रेस, यू विल गेट N एंड देन यू विल गेट इंक्रीमेंट in the address you will get G and then you will increment in the address। अगर आप एड्रेस की बात करते हैं, फिजिकल व्यू की बात करते हैं तो वो भी ठीक है। और अगर आप सबस्क्रिप्ट्स की बात करते हैं, यूज़र व्यू की, तो आप सबस्क्रिप्ट में ऐड करते जाएं। तो फिर E एंड देन उसके बाद जो है आप 1 इंक्रीमेंट करेंगे, देन Z। तो कब तक इंक्रीमेंट करते रहे, आगे अगर आप इंक्रीमेंट करते गए तो इस तरीके से तो आप अगला नेम भी एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि ये तो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं। तो आपने काउंटिंग करनी है 6 तक। जैसे ही आपकी काउंटिंग 6 पर पहुंच जाएगी, 1 2 3 4 5 6, अच्छा इसकी लेंथ 7 थी, सॉरी। तो 7 तक आप काउंटिंग करेंगे। चंगेज़ की जो नेम की जो लेंथ है वो 7 कैरेक्टर्स है, अली के नेम की लेंथ जो है वो 6 कैरेक्टर्स है और अब्दुल हमीद के नेम की जो लेंथ है वो टोटल 12 कैरेक्टर्स है। तो इसके लिए आप 12 तक काउंटिंग करेंगे, इसके लिए 7 की काउंटिंग करेंगे और इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, 3 की काउंटिंग करेंगे 3 तक। तो अली आपने एक्सेस करना हो तो फर्स्ट लोकेशन पर पहुंचेंगे और फिर काउंटिंग करते हुए 3, मैक्सिमम लेंथ क्योंकि उसकी 3 है, 1 2 3। तो फिर आपका ये नेम एक्सेस हो जाएगा, पहले A फिर L फिर I। और इसी तरीके से अब्दुल हमीद को आपने एक्सेस करना है, ये थर्ड नेम आपने एक्सेस करना है। तो आप पॉइंटर के ज़रिए स्टार्ट पर पहुंचेंगे एंड देन काउंटिंग करते हुए 12 तक आप 1 बाय 1 एक के कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे और इस तरीके से आपके पास पूरा नेम क्या हो जाएगा, पूरी स्ट्रिंग जो है आपके पास क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मैंने आपको थर्ड एक्सेस टेक्निक भी समझा दी है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस टेबल्स। तो आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों एक्सेस टेक्निक्स यानी डॉग वेक्टर मेथड, लीफी एक्सेस मेथड और एक्सेस टेक्निक्स जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, आप समझ गए होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे,
अरे के अंदर जो वेरी डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स आपको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अरे में डेटा एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए क्या एल्गोरिदम है, या अरे के अंदर अगर आपने कोई डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना है, या देखिए मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स आपको एक्सप्लेन की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम दो चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, वन इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डेटा एंड द सेकंड वन इज़ द ऑपरेशंस दैट वी परफॉर्म ऑन द डेटा।